नाज़रीन, लैटिन अमेरिका में बड़ी एस्केलेशन जो है वो देखने को मिली है। ट्रंप की जानिब से ये अनाउंस कर दिया गया है कि वो वेनेजुएला के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी ये एस्केलेशन है और ये ट्रंप के इस टेन्योर की सबसे बड़ी जंग जो है वो होने जा रही है, क्योंकि ईरान की जंग जो है वो अब तक की सबसे बड़ी जंग थी, लेकिन आपको पता है कि उसमें ग्राउंड इन्वेजन नहीं हुई। यहां पर ट्रंप ये अनाउंस कर रहे हैं कि वो फौजें जो है वो उतारने जा रहे हैं वेनेजुएला के अंदर। तो आगे से वेनेजुएला तैयार है और इसमें अब क्यूबा, इसमें अब मैक्सिको, कोलंबिया, इन सब को भी चार्जशीट किया गया है ट्रंप की जानिब से। एक लंबी चार्जशीट बताई गई है कि इन मुल्कों का ये कसूर है, इन मुल्कों का ये कसूर है, और इसमें चाइना को भी शामिल किया गया है कि कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स जो कि बहुत ज्यादा अमेरिका में इस्तेमाल होते हैं, वो स्पेसिफिक ड्रग्स जो हैं वो चाइना से वाया क्यूबा जो है वो अमेरिका जो है वो पहुंच रहे हैं। तो एक लंबी चार्जशीट है जो इन मुल्कों के खिलाफ ट्रंप साहब लेकर आए हैं, और इस बुनियाद पर अब वो उन्होंने खुलकर ये कहा है कि रिजीम चेंज होने जा रहा है वेनेजुएला में, और इसके साथ ग्राउंड ऑपरेशन जब होने जा रहा है। तो इन मुल्कों का जो मुस्तकबिल है, इन मुल्कों की जो तकदीर है, वो इस वक्त जब दांव पर लगी है। तो ग्लोबल लेवल के ऊपर एक बड़ी एस्केलेशन है। खुद अमेरिका के अंदर एक हलचल है, क्योंकि कांग्रेस को इसमें शामिल नहीं किया गया, कांग्रेस का अप्रूवल जब इसके अंदर नहीं लिया गया, तो कांग्रेस में भी एक बड़ी हलचल है। तो ये एक एम्पायर की आप देख सकते हैं कि बड़ी जंगें और उनका नया सिलसिला जो वो शुरू होने जा रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है? मिडिल ईस्ट में सूरत हाल जो है वो फ्रिजाइल है, ट्रिकी है, कम्प्लेक्स है, और अभी तक जो है वो उसमें एक मुकम्मल सीज फायर, रिकंस्ट्रक्शन या फलस्तीनी रियासत, इस तरह के कोई सॉलिड जो कमिटमेंट्स हैं, सॉलिड जो एग्रीमेंट्स हैं, वो अभी तक जब नहीं हो सके हैं, और इसमें इजराइल की वायलेशंस अभी तक जारी हैं। वो एड डिले कर रहा है सिस्टमैटिकली। अभी भी बताया जा रहा है कि जो फलस्तीनियों के बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो है वो अनएक्सप्लोडेड बहुत बड़ी तादाद, हजारों की तादाद के अंदर बॉम्ब जो हैं वो गजा में पड़े हुए हैं, और वो इस वक्त एक्सप्लोड हो रहे हैं, जिसके नतीजे में फलस्तीनियों की कैजुअलिटीज हो रही हैं। तो अगर ऊपर से बम नहीं गिर रहे तो नीचे जो पड़े हुए बम हैं उनसे फलस्तीनी जो है वो जख्मी हो रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। और इसका हल यह है कि फौरी तौर पर हैवी इक्विपमेंट्स और बाकी जो लोग हैं रेलिवेंट, उनको दाखिल किया जाए ताकि वो इन बॉम्ब्स को अभी साफ करना जब शुरू करें। लेकिन अभी तक तो जो तयशुदा एड थी वो भी नहीं दाखिल की जा रही, जिससे ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो है वो गजा में मजीद खराब से खराब तर जब होती चली जा रही है। फिर आगे मौसम सरमा ऑलमोस्ट अब शुरू हो चुका है, तो फलस्तीनियों को बहुत ज्यादा जरूरत है टेंट्स की और दीगर सामान की, अद्वियात की, खाने की, तो वो भी इसराइल की जानिब से जानबूझकर डिले किया जा रहा है। तो अमेरिकन एक के बाद एक इसराइल का दौरा कर रहे हैं, और अमेरिकन का सारा रिकॉर्ड और इसराइल के साथ उनकी हिमायत आप सब जानते हैं। लेकिन यहां पर बदलती रियलिटीज के साथ और ये जो रिपीटेड एक के बाद एक दौरे हो रहे हैं अमेरिकन ऑफिशियल्स के, इससे नाज़रीन एक बात जरूर अब क्लैरिटी के साथ सामने आ रही है, और ये बात क्लैरिटी के साथ ये है कि अमेरिका अब मजबूर हो रहा है, जो डिफरेंट रियलिटीज हैं वो इस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर गलबा पा रही हैं कि वो इस सीज फायर को आगे बढ़ाएं। ये बात अब काफी हद तक क्लैरिटी के साथ नजर आ रही है। और देखिए 2 साल हो चुके हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर स्टक है, और जब से ट्रंप आया है, ट्रंप भी इसी तनाजे के अंदर जब स्टक है। हालांकि वो आया इसलिए था कि मिडिल ईस्ट के तनाज़ात से अमेरिका को निकालेगा, और वो खुद भी इसी तनाजे के अंदर जब स्टक हो गया, 9 महीने तक वो इधर ही स्टक रहा है। तो ओवरऑल 2 साल से अमेरिका मिडिल ईस्ट में स्टक है, और डिसाइसिवली अमेरिका कुछ भी नहीं कर सका, ओवरऑल लूज किया है, गेम कुछ भी नहीं किया, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज किए और अपनी रेपुटेशन जब उसको लूज किया है। तो जिस मकसद के लिए ट्रंप आया था कि वो इन तनाज़ात से निकालेगा और दीगर जो एम्पायर के बड़े बड़े क्राइसिस हैं, इश्यूज हैं, डोमेस्टिक मामलात हैं, उसकी तरफ तवज्जो देगा, चाइना क्राइसिस है, बाकी आप जान सकते हैं कि कितने ज्यादा मामलात हैं, तो उस तरफ तवज्जो होगी। तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि ट्रंप उस दबाव में है, तो जो वोटर्स की डिमांड है अब उनकी तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि आपको पता है आगे मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं और डेमोक्रेट्स भरपूर तैयारी कर रहे हैं, और जो वोटर्स हैं उनका बिहेवियर इस वक्त यह है कि वो इजराइल के साथ जो खड़ा है उसको वोट डालने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए डेमोक्रेट्स जो हैं वो इस अंदाज में अपनी कैंपेन शुरू कर रहे हैं, और वो खुलकर कह रहे हैं कि जेनोसाइड इजराइल ने किया है। तो अब ट्रंप के ऊपर यह दबाव होगा, अगर वो इजराइल को अभी भी अलाउ करता है और आगे बढ़ाता है, तो उल्टा उसको जो पिछले 9 महीने उसको कवर करना है, अपने आप को डिटैच करना है कि ये तो मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था, मैं तो पीस मेकर हूं, ठीक है ना। तो इस तरह के इंटरव्यूज देने हैं, इस तरह की बातें करनी है, उन 9 महीनों से उल्टा अपने आप को डिटैच करना है। तो ये रियलिटी ऑलमोस्ट अब ये जरूर सामने आ रही है कि अमेरिका अब मजबूर हो रहा है सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए, ड्यू टू डिफरेंट रियलिटीज और डिफरेंट वजूहात। लेकिन बहरहाल इसका मतलब यह नहीं है कि ये जंग अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है या इजराइल हमला नहीं कर सकता, क्योंकि इजरायली लॉबी का जो इन्फ्लुएंस है, जो नेतन्याहू मौजूद है, और जो उनके सिस्टमैटिक तरीकाकार होते हैं, जैसे ईरान की जो न्यूक्लियर डील है उसे नेतन्याहू ने निकाल लिया ट्रंप को, तो यहां पर भी इजराइल की जो सिस्टमैटिक जो साजिशें हैं वो जारी रहेंगी, जारी हैं इस सीज फायर को तोड़ने के वाले से। लेकिन इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज यह है
کہ جو लेबनान का फ्रंट है, जो शाम है, जो ईरान है, जो यमन है, वहां पर इसराइल को मुकम्मल फ्री हैंड है। असल मसला गजा का है, क्योंकि गजा की वजह से मुजाहरे होते हैं और गजा की वजह से जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा डैमेज होती है। तो गजा में स्ट्रिक्ट किया जा रहा है और रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, इसराइल को लगाम डाली जा रही है, लेकिन बाकी मामलात में उसको फ्री हैंड है। तो जब तक नेतन्याहू मौजूद है और इसराइल मौजूद है और इस माइंडसेट के साथ मौजूद है, ये जो अग्रेशन है और ये जंगें हैं वो इसी तरह से जब जारी रहेंगी। लेकिन बहरहाल अब एक ये बहुत बड़ी तब्दीली और फलस्तीनियों के लिए बहुत बड़ी जीत है, जो आवाज अमेरिका के अंदर उठ रही है, जिसके असरात अब आप अमेरिकन इंतजामिया के ऊपर देख रहे हैं। वो कोई फलस्तीन के हिमायती नहीं है, लेकिन मजबूरियां उनको भी अब सामने नजर आ रही हैं, लिमिटेशंस उनको भी नजर आ रही हैं। और देखें, उनको अरबों के साथ डिफेंस डील्स करनी है, उनसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेने हैं, उनसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स लेनी है, उनको असलहा बेचना है, तो कुछ ना कुछ तो उनकी बात भी मानना पड़ेगी। और 2 साल दिए हैं इसराइल को और वो कुछ भी डिसाइसिव जवाब हासिल नहीं कर सका है। तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ टर्की नाज़रीन इसराइल को घेर रहा है। टर्की जो है वो मुख्तलिफ तरफ से, और जहां जहां पर ईरानियंस मौजूद थे, टर्की भी वहां पर आ रहा है इसराइल के गिर्द जब वो घेरा तंग करने के लिए, और इसलिए नेतन्याहू की जब वो चीखें निकल रही हैं। उधर किम जोंग अन ने कहा है कि रशिया के साथ जो हमारे रिलेशंस है, जो हमारा मिलिट्री अलायंस है, वो मजीद आगे बढ़ेगा और वो नॉन स्टॉप है, और हम हर हद तक जब रशिया के साथ खड़े हैं। तो ये वेस्ट के खिलाफ बड़ी लड़ाई में नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, ईरान, वेनेजुएला, क्यूबा, ये मुल्क जो है वो आप कह लें बेलारूस, ये फ्रंट फुट के ऊपर है। ईरान ने कहा है कि हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही हैं और तमाम टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं हमें सरेंडर पर मजबूर करने के लिए, लेकिन ये तमाम जो हरबे हैं ये हमें सरेंडर नहीं करवा सकते हैं। वेस्टर्न प्रेशर ऑन अस एम टू वीकन अस एंड पुश अस टू सरेंडर। ये सारी सैंक्शंस और उनके सारे हरबे वो हमें कमजोर कर देना चाहते हैं ताकि हम जो है वो सरेंडर कर दें, और ये कभी भी नहीं होगा, हम सरेंडर जो है वो नहीं करेंगे। अच्छा, मैं अमेरिकन के हवाले से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे मार्को रूबियो इसराइल में मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि गजा की जो डील है इसको इंप्लीमेंट करना ये ट्रंप के लिए टॉप प्रायोरिटी है इस वक्त। यानी ये इस तरह की रिपीटेड स्टेटमेंट्स अमेरिकन की आ रही हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सीज फायर जो है उस पर हमने बड़ा क्लैरिटी के साथ मैसेज इसराइलियों को दे दिया है कि ये सीज फायर आगे बढ़ेगा, और सबसे सख्त मैसेज जो है वो जेडी वैंस ने दिया है। और मार्को रूबियो जो बहुत प्रो इसराइल है, ये भी अब इसराइल में खड़े होकर ये बात कर रहा है कि टॉप प्रायोरिटी ट्रंप की ये है कि सीज फायर आगे बढ़े, और वाई वो वजूहात मैं आपके सामने रख चुका हूं। तो उसने कहा कि सीज फायर जो गजा में है ये बड़ा फ्रिजाइल है, और इसलिए हम रूबियो ने कहा कि एक के बाद एक अमेरिकन ऑफिशियल इसलिए आ रहा है कि इस सीज फायर को आगे बढ़ाया जा सके। पहले स्टीव विटकॉफ, फिर जेडी वैंस, और अब मैं यहां पर इसराइल पहुंचा हूं। और जेडी वैंस, अब ये रिपोर्ट देखिए, जेडी वैंस वाज फर्म अबाउट यूएस फ्रस्ट्रेशन टुवर्ड इजराइल इज मीटिंग विद नेतन्याहू। जेडी वैंस ने यह बात क्लैरिटी के साथ बताई कि अमेरिका बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है इजरायली इकदाम से, कि जब ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया है, पीस अनाउंस किया है, उसके बावजूद इजराइल जो बॉम्बिंग कर रहा है। इसलिए आप देखिए पिछले 24 घंटों में वो बॉम्बिंग नहीं हुई जो इससे पहले हो रही थी। तो उसने बताया कि अमेरिका जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। तो फर्म मैसेज, बड़ा सख्त क्लैरिटी के साथ मैसेज है वो जेडी वैंस ने डिलीवर किया। सो दिस इज अ मूव अनयूजुअल ब्रेक फ्रॉम द वाशिंगटन सपोर्ट फॉर इजराइलीज पॉलिसी। और इसी वजह से इजराइल के अंदर उनके लीडर्स ये बात कर रहे हैं कि हम जब वो वसाल स्टेट जब वो बन चुके हैं। देखिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो अमेरिकन फौजें यहां पर आकर बैठ गई हैं ऑन द नेम ऑफ सीज फायर मॉनिटरिंग, बर्तानिया की फौजें आकर बैठ गई हैं। अब ये बहुत जल्द अगले आने वाले दिनों के अंदर ये फैसला होने जा रहा है कि अरब और ओआईसी की जो फौजें हैं वो गजा में बॉर्डर्स पर आगे पीछे वो जाने वहां पर जा रही हैं। तो ये फौजें वहां पर बैठी होंगी, ऊपर से करेगा इजराइल हमला। तो देखिए इन मुल्कों के ऊपर मलबा आएगा कि आप वहां पर बैठे क्या कर रहे हैं। ये इतना आसान नहीं होगा कि ये सारे फिर कहें कि ये तो हमास ने वायलेट किया है। ये चलने वाला नहीं है। 2 साल तक इन्होंने यही तो चलाया है। दुनिया में हर एक गलत चीज की कसूरवार हमास ही थी। तो ये बड़ी गैर मामूली चीज है कि ये जो फौजें वहां पर जाकर बैठ रही हैं, एक पूरा कमांड सेंटर बना दिया गया है कि सीज फायर को जब वो मॉनिटर किया जाएगा, भाई वहां पर सीज फायर टूटेगा तो मलबा इन्हीं के ऊपर आएगा। और सबको पता है कि सीज फायर इजराइल तोड़ना चाहता है, हमास नहीं। तो ये उस वक्त अगर कहेंगे ना कि हमास ने ये सीज फायर तोड़ा, ये बात इनकी कोई नहीं मानने वाला। तो अब अल जजीरा ने इसी अमेरिकन प्रेशर के ऊपर लिखा है कि अमेरिका 51st स्टेट इजराइल को अब वो ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं, इसी तरह से डिक्टेट कर रहे हैं कि जैसे ये उनकी 51st स्टेट हो। यूएस प्रेशर कम्स टू बियर ऑन इजराइल। फिर वो कहते हैं कि यहां पर जो फोकस है वो बड़ा क्लियर है, और वो ये है कि इस सीज फायर को कोलैप्स करने से बचाना है। जो नेतन्याहू चाहता है कि ये सीज फायर कोलैप्स कर जाए, तो अमेरिकन के रिपीटेड स्टेटमेंट्स और विजिट्स का जो मैसेज है वो क्लियर है। यहां पर फोकस क्लियर है कि सीज फायर को कोलैप्स नहीं होने देना। अब आप देखिए उर्दुगान ने क्या बात की है। उर्दुगान ये कह रहे हैं कि इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए अमेरिका इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए और इसके लिए असला सप्लाई बंद करे अगर ये वायलेशंस करता है। उर्दुगान सेज
US and others यानी यूरोपियंस must press Israel to abide by Gaza ceasefire। तो अभी तक कोई परमानेंट सीजफायर अनाउंस नहीं हुआ है, कोई सॉलिड पीछे एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये तमाम चीजें इजराइल के खिलाफ चल रही हैं और उसको शिकंजे में काबू में करने के लिए और उसको लगाम डालने की ये सारी एफर्ट्स हो रही हैं। तो उर्दुगान ने कहा कि इकोनॉमिक सैंक्शंस इजराइल के ऊपर लगाए जाएं और जो असलहा की सप्लाई है वो भी रोकी जाए। उर्दुगान ने ये मुतालबा कर दिया है और ये बात उन्होंने की है जब ओमान से वो दौरा करके वापस आए हैं। और अब देखिए उर्दुगान ने कहा कि हमास जो है वो एग्रीमेंट की मुकम्मल पासदारी कर रही है। हमास के लिए जो बोल्ड स्टांस ईरान रखता है, और ईरान के बाद टर्की वो मुल्क है जो बहुत बोल्ड स्टांस रखता है, कोई और अरब मुल्क जो है वो इतना बोल्ड स्टांस नहीं रखता। उर्दुगान जो कि वेस्ट के इत्तेहादी समझे जाते हैं, अमेरिका के बहुत करीब हैं, नेटो मेंबर हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि हम हमास को एक दहशतगर्द तंजीम नहीं समझते हैं, हम उसको एक फ्रीडम फाइटर और एक सियासी जमात समझते हैं और उनकी जिदोजहद को हम जायज समझते हैं। और आज वो कह रहे हैं कि हमास जो है वो इस एग्रीमेंट को मुकम्मल पासदारी कर रही है। तो ये इतना आसान नहीं होगा कि वहां पर वो अटैक कर दें, फौजें बैठी हुई हैं और ये कहें कि भाई ये तो हमास ने जब वो कर दिया, नहीं ऐसे चलेगा नहीं। ये देखिए ये सारी ट्रिक्स, ये सारी डिसेप्शन तो ये करके देख चुके हैं ना 2 साल में। इस जेनोसाइड को आगे बढ़ाने के लिए यही तो सारी डिसेप्शन थी। हमास बार बार सीज़फायर को एग्री करती थी, कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार होती थी और वो कहते थे हमास मान नहीं रही, ठीक है ना, हमास मान नहीं रही, और इसी जवाब के तहत वो 2 साल तक जेनोसाइड करते रहे। तो ये सारे हरबे वो आजमा बैठे हैं, ये कोई पहली बार नहीं वो करेंगे, तो इसलिए वो चलेगा नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि गजा जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड का टेस्ट है और हम इसमें जो है वो कामयाब होंगे। और उन्होंने कहा कि टर्की की फौजें जो बिल्कुल तैयार हैं गजा में जाने के लिए, टास्क फोर्स का हिस्सा बनने के लिए। नाज़रीन, पिछली 2-3 दहाइयों से इजराइल के साथ जिसकी जंग हो रही है वो ईरान है। पिछली 2-3 दहाइयों से इजराइल के साथ जो लड़ रहा है वो ईरान है। अब नाज़रीन एक और फोर्स है वो मिडिल ईस्ट में मर्ज कर रही है जो इजराइल के साथ कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है। उसकी वो आइडियोलॉजी तो नहीं है जैसे ईरान की है, यानी ईरान बिल्कुल कैटेगोरिकली उसका ये स्टांस है कि वो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा, वो कोई 2 रियासती हल को नहीं मानता, वो कोई अब्राहम अकॉर्ड को जब वो नहीं मानता, वो इजराइल को तस्लीम करता ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो स्टांस तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये ताकत जो है वो एक कन्फ्रंटेशन स्टेज में इजराइल के खिलाफ आ रही है और उस मुल्क का नाम है टर्की। टर्की ने अपनी फौजें इराक में, उन्होंने कहा है हम एक्सटेंड करेंगे उनकी प्रेजेंस सीरिया के अंदर और लेबनान के अंदर और साथ गजा में। यही तो वो रिंग ऑफ फायर है जो ईरान ने बनाया हुआ था। इराक में उनकी प्रेजेंस, शाम में उनकी प्रेजेंस, लेबनान में उनकी प्रेजेंस और गजा में हमास उनकी थादी और फिर अंसारुल्लाह। तो आप देखें इस सारी जगहों पर तो टर्की भी आ रहा है, वही सेम मोर्चे अब टर्की भी संभाल रहा है। ईरान सीरिया में नहीं है, लेबनान में है, इराक में है और यमन में है, यानी उनके इत्तेहादी और रेजिस्टेंस मौजूद है। टर्की भी अब वहां पर एक साथ उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया है, टर्की एक्सटेंड्स मिलिट्री मैंडेट इन सीरिया, इराक एंड लेबनान। तो देखिए वही रिंग ऑफ फायर है, उधर गजा में टर्की आ गया डायरेक्ट उनकी फौजें, और इधर तीनों मुल्कों में टर्की आ गया। और फिर दूसरे बॉर्डर पर देखिए मिस्र के बॉर्डर पर वहां पर टर्की आ गया, और फिर उधर मेडिटेरेनियन सी में देखें वहां साइप्रस में फटा पड़ा हुआ है। टर्की एक्सटेंड्स मिलिट्री मैंडेट इन लेबनान, सीरिया एंड इराक अमिड शिफ्टिंग रीजनल डायनामिक्स। रीजनल डायनामिक्स जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसलिए नाज़रीन नेतन्याहू जो है वो चीखे मार रहा है कि गजा में वो कबूल नहीं करेगा, वो सीरिया में टर्की की फौजें जो है वो कबूल नहीं करेगा। अच्छा, टर्की के इस पॉलिसी से एक और बात नाज़रीन साबित होती है और वो ये है कि जब तक इजराइल मौजूद है, इजराइल समझता है कि वो ईरान को डिस्ट्रॉय कर देगा तो वो उसका मुकम्मल गलबा हो जाएगा। नहीं, टर्की का एक बड़ी पावर के तौर पर इमर्ज करना और इजराइल के खिलाफ एक कन्फ्रंटेशन पोजीशन में आना, इसका मतलब यह है कि एक के बाद एक ताकत ऐसी कोई ना कोई मिडिल ईस्ट में मौजूद रहेगी जो इजराइल के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेगी। तो ये एक मुसलसल जंगें हैं जिसमें इजराइल को आखिरकार कोलैप्स होना ही है। अभी तो वो ईरान से हार चुका है, ठीक है ना, फिर नए नए तरीके इजाद कर रहा है लोगों को असैसिनेट करने के लिए। तो ईरान से वो जंग हार चुका है, रेजिस्टेंस से वो जंग हार चुका है। तो अभी इनको हराएगा, उसके बाद टर्की ने आना है। तब तक इजराइल का कितना भुरकस ये निकाल चुके होंगे, तो वो इजराइल तो इनके सामने नहीं टिक सकता, इनको अभी तक नहीं हरा सका हमास, हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह को, ईरान को। तो ये कल को टर्की जाएगा तो फिर मिस्र खड़ा हो चुका होगा, कोई और मुल्क जब खड़ा हो चुका होगा। तो ये ऐसा नहीं है। तो इसलिए इजराइल के पास एक ही रास्ता था, वो ये था कि रीजन में वो अपने आप को मर्ज करता और जो सही रास्ता है भाईचारे का, अमन का, उसको इख्तियार करता। लेकिन इनकी वो सरशिस्त में शामिल नहीं है अमन और भाईचारा। तो इसलिए इस रास्ते पर जो अंजाम होगा वो आपको पता है। फलस्तीनी चिल्ड्रन जो है वो जख्मी हुए हैं अनएक्सप्लोडेड इजरायली बॉम्ब्स की वजह से। 20,000 अनएक्सप्लोडेड डिवाइसेज जब पड़ी हुई है। बहुत ही ये खौफनाक बात है। और यूनाइटेड नेशन अगेन कॉल ऑन इजराइल टू ओपन गाज़ा's रफा क्रॉसिंग, स्टॉप ब्लॉकिंग एड नहीं आने वो आने दे रहा है, मेडिकल की जो चीजें चाहिए
टेंट्स चाहिए, विंटर आ रहा है। इसराइल नॉट लेटिंग अप मिलिट्री एक्टिविटी इन गाजा डिस्पाइट सीज। इसराइल की जो मिलिट्री एक्टिविटी है वो अभी भी सिस्टमैटिक तरीके से जारी है। वो सिस्टमैटिक तरीके से घरों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फिर अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स, फिर एड का अंदर ना जाने देना। यहां पर स्वेयर शॉर्टेज है शेल्टर मटेरियल की, शेल्टर जो उनको चाहिए, टेंट्स वगैरह। थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज हैं वो खुले आसमान में बैठी हुई हैं या तबाहशुदा बिल्डिंग्स में बैठे हुए हैं। विंटर आ रहा है, बहुत ज्यादा जरूरत है टेंट्स की और मोबाइल हाउसेस की। ह्यूमैनिटेरियन एड की बहुत ज्यादा कमी है और यूनाइटेड नेशन ये कह रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन डिलीवरीज को बढ़ाया जाए। इजरायली मिलिट्री अपने जो हमले हैं वो जारी रखे हुए है, वो डेमोलेशन कर रही है रेजिडेंशियल होम्स की और एग्रीकल्चर लैंड को जब डिस्ट्रॉय कर रही है। और इजराइल ने भी इन इल्जामात को डिनाय नहीं किया है, बल्कि वो कह रहे हैं कि हम तो दहशतगर्दों को निशाना बना रहे हैं। तो ये बहरहाल उनकी जो चूंकि गुड फेथ वो नहीं रखते ना, गुड फेथ में ये एग्रीमेंट उन्होंने नहीं किया, तो ये वायलेशन उनकी जारी है। ट्रम्प सेज यूएस प्रिपेयरिंग ग्राउंड ऑपरेशन इन वेनेजुएला। बहुत बड़ी जंग होगी अगर ये फौजें वहां पर अटैक करती हैं। और अब ट्रम्प कह रहा है, देखें यहां से पीछे हटेगा तो फिर तो जाहिर है बहुत ज्यादा सुबकी होगी। अब अमेरिकी सदर ये अनाउंस कर रहा है 7 सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को बिठाकर कि हम ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इससे और बड़ी बात क्या होगी? ट्रम्प कमेंट्स सिग्नल CIA मैंडेट टू टॉपल मैडुरो। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ट्रम्प का खुले आकर, ओपनली आकर ये कहना कि हम ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो ये CIA को मैंडेट देने के मुतरादिफ है कि वो मैडुरो की रिजीम गिरा दे। और CIA के बारे में आप जानते हैं कि एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त है, कितनी हुकूमतें उन्होंने गिराई हैं, एक एक मुल्क में कितनी बार हुकूमतें गिराई हैं। फिर आप देखिए अमेरिका ये कह रहा है कि जो फेंटनाइल है ये चाइना भेज रहा है वाया क्यूबा। अब चाइना के ऊपर भी ये चार्जशीट आ गई है। और मैडुरो कॉल्स ऑन वर्किंग क्लास टू बी रेडी टू डिफेंड नेशन। ये बहुत ही मुश्किल वक्त होता है किसी भी नेशन के लिए जब हमला होने जा रहा हो। लीबिया देख लीजिए, लीबिया का क्या हाल है कि एक मॉडल स्टेट थी, एक आइडियल स्टेट थी जो मुअम्मर कज़ाफ़ी ने कायम कर रखी थी। और जब उनको सड़कों पर घसीटा जा रहा था तो वो बार बार एक ही अल्फाज कह रहे थे कि मेरे बच्चों तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। और 2011 और आज 2025 लीबिया का भाषा नशर देखिए, और पता नहीं कितनी दहाइयां लगेंगी रिवर्स करने में और एक नॉर्मल स्टेट बनने में, एक ऐसी वेलफेयर स्टेट जो यूरोपियन से भी आगे थी। तो ये कोई मामूली बात नहीं होती किसी भी कौम के लिए। इससे बड़ी कोई बात हो सकती कि बाहर से उस पर हमला हो जाए। अंदर की लड़ाइयां, क्राइसिस, इकोनॉमी डैमेज, ये चलता रहता है। लेकिन कोई मुल्क के ऊपर बाहर से हमला हो जाए तो यानी वो उनकी इज्जत, उनकी डिग्निटी, उनका वकार, उनकी शनाख्त, उनकी हिस्ट्री, उनके ख्वाब, वो सब मिटा देना चाहते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है। तो ये भी एक बात है कि अमेरिका जो है वो इन जंगों पर फोकस करना चाहता है। इजराइल की वो गजा की जेनोसाइड जिसमें रेपुटेशन भी डैमेज हुई है और जाहिर है कि इजराइल ग्रेटर इजराइल भी नहीं बना सका, तो अब ये इधर जो है वो फोकस करना चाहते हैं जो डोमेस्टिक इश्यूज है। किम जोंग अन वॉज नॉर्थ कोरिया एंड रशिया मिलिट्री अलायंस टू एडवांस नॉन स्टॉप। आगे बढ़ रहा है, रशिया के साथ हम खड़े। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज और आगाह करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।